बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सरापा एहतजाज है उस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है उसके खिलाफ क्रिएट की गई है और उसके पीछे हुकूमत और उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। रऊफ हसन साहब पर हमला इसी पिछले कुछ दिनों के अंदर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके दफ्तर पर हमला करना भी हुकूमत की ही कारस्तानी है और बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सब कुछ किया गया है। हुकूमत के लिए मामलात आसान नहीं है। हुकूमत एक तरफ मुख्तलिफ कवानीन जो कि हुकूमत की तरफ से चाहे वो नोटिफिकेशन की तर्ज पर आए चाहे वो कानून साजी की तर्ज पर आए उससे जूझ रही है, उस पर एहतजाज देख रही है, उसे बर्दाश्त कर रही है। चाहे वो पैमरा का नोटिफिकेशन हो या पंजाब में डेफेमेशन का कानून हो, उस पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ एक ये मसला अपनी जगह जो कि बहुत बड़ा बन चुका है वो है कि पाकिस्तान के अंदर जो खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके हवाले से अदालतों को बड़ा शदीद एतराज़ है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, अब क्योंकि पाबंदी है बहुत सी चीज़ों के ऊपर, उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वो भी यकीनी तौर पर बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो आइन और कानून राइज है उसके लिए या किसी भी तरह की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। अगर इदारे आपस में टकराएंगे और मसला एग्रीवेट हो जाएगा तो किसी सूरत भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ये कहना और सुनना दोनों बड़ा आसान है, लेकिन शायद ये चीज़ें एग्जीक्यूट करते हुए बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है और आ भी रहा है। आपने देखा कि एक तरफ ये है, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने जो आज फरमाया अपनी तकरीर के अंदर वो भी एक अलार्म बेल है और वो ऐसा अलार्म है जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इन सो मेनी वर्ड्स ये बता दिया है कि अदलिया को दबाव का सामना है और दबाव किस तरफ से है, क्या हो रहा है। वो क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनिए। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की कोई बी टीम बनना। आप अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। यानी लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस भी एंटेगनाइज्ड हैं और वो हुकूमत के रवैये की वजह से शायद एंटेगनाइज्ड हैं। कहा यह जाता है चंद जजेस की तैनाती के ऊपर एक मसला है जो कि अब तक मौजूद है। क्या पंजाब हुकूमत इस मसले को हल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये अभी तक अपनी जगह एग्जिस्ट करता है मसला। और ये मसला इतना सादा है भी नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, तमाम तर मामलात घूम फिर कर उसी माहौल की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके गिर्द जो पाकिस्तान की सियासत को अपने घेरे में ले हुआ है पिछले कुछ अरसे से। मामलात हल करने की जब बात की जाती है तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये आवाज़ें आती हैं कि नहीं, मामला मुशावरत से हल हो सकता है, मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो सकता है, किसी तरह की नेगोशिएशन, किसी तरह की मफाहमत हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा देते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ये भी कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हुकूमत के नज़दीक पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर इकनॉमिक कामयाबी मिल रही है, ऐसी कामयाबी जिसके नतीजे में मुल्क में इन्फ्लेशन आने वाले अदवार के अंदर कम हो जाएगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ अरसे में मज़ीद आएगी, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद फ्रस्ट्रेशन है। और इसका इजहार चाहे इमरान खान साहब के ऑफिशियल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हो, जिस तरह की प्रोवोकेटिव बातें वहाँ पर कही जाती हैं, लिखी जाती हैं, उस पर भी सवाल उठाया जाता है। सो हम आज पाकिस्तान की सियासत को जिस तरह से देख रहे हैं वो एक कन्फ्यूज्ड मैस है। क्या हमारे मुल्क की सियासत इससे निकल पाएगी या नहीं पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर आज हम प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद शेर अली साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका। जनाब अजहर सदीक साहब सीनियर कानूनदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा भी है, बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपका। और हमारे उस्ताद जनाब इफ्तिखार अहमद साहब हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके बावजूद कि आप यू आर नॉट योर 100%, बट नॉट फीलिंग वेल, हाँ नहीं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अजहर साहब, मैं अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, ज़ाहिर बात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है। जिस तरह का माहौल इस वक्त है, मैं किसी एक इशू पर बात उसको पर्टिकुलराइज करके नहीं करना चाहता कि आपके दफ्तर पर हमला हो गया या रऊफ हसन साहब पर हमला, जो भी है, अगर कोई चीज़ कानूनी है तो दुरुस्त है, गैर कानूनी है तो गलत है। लेकिन ये मसला हल कहाँ होगा आपके नज़दीक? किस जगह जाकर ये मसला
इससे पाकिस्तान की सियासत बाहर निकलेगी, क्योंकि अभी तो ये जीरो सम गेम है। बहुत शुक्रिया मुनीब। कुछ चीज़ों को मैंने बड़े वक्त से पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। 9 मई के सानिया या वाक़यात के बाद उसकी अपनी जगह पर मजम्मत है, लेकिन वक्त के साथ साथ अभी हम ना कोई एविडेंस ला सके, ना हम कोई चीज़ ला सके। अब उससे अगला एक ड्रामा होने जा रहा है। हैदराबाद साजिश की तर्ज के ऊपर जो है हुकूमत पंजाब जो है वो काबीना से एक मीटिंग करके वो फैसला किया है। उस वक्त सूबा सरहद और बलूचिस्तान की बेशर क़यादत शामिल थी और उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि नज़रिया पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, मुल्क तोड़ना चाहते हैं, साजिश की। और जो याद है, ये भुट्टो ने बलूचिस्तान पे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और फिर ये ट्राइब्यूनल बना भुट्टो के दौर में ही, और मुलजमान में अब्दुल वली खान, अफरासयाब खट्टक, हबीब जालब, अताउल्लाह मैंगल, नवाब खैर बख्श मरी, दीगर लोग। और ट्रायल तकरीबन वैसे ही हुआ जैसे इमरान खान का जेल में हो रहा है, मगर हैदराबाद ट्राइब्यूनल वो सुस्त रवि का शिकार रहा और एट दी एंड वो ट्राइब्यूनल टूट गया। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, ये तारीख का हिस्सा है। इन सियासतदानों को बुरा ना मानिएगा। मैंने 5 जून को 2023 को मैं लंदन में था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की जरूरत है। और वो मिसाके जमहूरियत नहीं, जो एक ड्रामा किया, जो एक जुल्म किया इस कौम के साथ बनाया आपने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, और ये सारा जो कुछ भी हुआ है बाबा साहब की एक्सटेंशन, और मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। वजह सिर्फ है कि आपके साहब बात यह है, तारीखी तौर पर देखिए अजहर साहब, गुजारिश ये है, तारीखी तौर पर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत गलत हुआ है। 7 दहाइयों में हमने बड़ी ब्लंडर्स किए हैं, पर मसला ये है कि जिसको जहां मौका मिला है उसने एस्टेब्लिशमेंट की मदद ली है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इमरान खान साहब की जमात है, आप सारे ही इसमें से गुजरे हैं। बस सवाल ये है, जहां आप आज है, आप कहते हैं मामला पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। आपकी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उधर से एक फ्रंटल अटैक है जो कि आपके ज़ाहिर बात है बहुत मैसिव फॉलोइंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। एक फ्रंटल अटैक है जो कि किया जाता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर, DGISPR की तस्वीरें लगाई जाती हैं, टाइमलाइन पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देख ली जाए। क्या ये मामला, ये तर्ज अमल कुछ तस्फिये की तरफ है, या आपको लगता है कि नहीं ये रिएक्शन है, भाई हमारे पास और क्या रह गया, हम इसी तरह रिएक्ट कर सकते हैं? ना, पहली तो बात है कि आर्मी चीफ की अगेंस्ट और फौज की अगेंस्ट जो कुछ भी है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ओन ही नहीं करती है। नहीं बट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हो रहा है ना सर, आपके PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हो रहा है। मेरी बात सुने, देखें ट्विटर हैंडल से जो कुछ हो रहा है ना, वो पब्लिकली जो चीज़ें कही जा रही हैं ना, वो उस पर पार्टी ओन करेगी अपनी जगह। जो बाकी जगह जो सोशल मीडिया पे हो रहा है उसको मैं ओन नहीं करता। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी, मैंने कहा था इस मुल्क को मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, और हमें 9 मई का देखें एक ग्रैंड एमनेस्टी देनी पड़ेगी। हम इसमें पड़े रहेंगे ना इल्ज़ामात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस साबित नहीं हो सका ना 9 मई के हवाले से। जितनी एविडेंस है, एविडेंस आपका क्या किया इन्होंने, आप जरा गौर करें। तौहीने अपना हद के इज्जत का बिल, अभी पहले मैं जरा आपके सामने छोटी सी मिसाल रख देता हूँ। पैमरा ने जो पाबंदी लगाई है लाइव टिकर पे, क्यों लगाई? 21 तारीख को मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर के केस में था, मैं पहले सेक्शन 215 की वारीज के हवाले से मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ पर टिकर चले, लाइव चला, वहाँ एडमिट हो गया, वहाँ कह दिया कि जो साइफर के अंदर था इमरान खान ने वही कुछ कहा है, तो वो एडमिशन था, वो सारा कुछ लाइव चल गया। उसके बाद गुजारिश है, क्योंकि इतना बहुत सी चीज़ें हैं ना जिनके जो हमारे सामने आती हैं। अब जिस तरह कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर आपने कहा फस्तायत कर दी, गजा की तर्ज का खुदा न खास्ता एक ऑपरेशन कर दिया हुकूमत ने, शिबली फराज साहब भी उस पर तबरे भेज रहे थे हुकूमत को। सवाल यह है कि एक पेपर ट्रेल भी मौजूद है, उस पर नज़र आता है कि जब आपकी अपनी यानी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, नवंबर 2020, 21 फरवरी में, जून 2022 के अंदर, यानी कि 2 नोटिस तो ऐसे जो आपकी हुकूमत के अंदर, और उसमें टाइटल की बात नहीं हो रही, वायलेशन है कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है। अब मसला यह है कि अगर एक चीज़ का पेपर ट्रेल मौजूद है, आज आपको एतराज़ किस बात का अगर CDA ने उसके ऊपर एक्ट कर लिया है? नहीं देखिए, मैं बड़ी ज़बरदस्त बात आपने खुद कह दी। हमारी अपनी दौर में हुकूमत में ये नोटिस आया होता तो हम सीधा ना करा लेते, ये नोटिस हमारे तक सर्विस होकर हुआ होता। अच्छा। और ये नोटिस है, मैं सामने खोल के रखा है, सिराज अली के नाम, और ये नोटिस मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये सर्विस नहीं हुआ,
अच्छा। कि जिसको भी सर्विस हुआ है पाकिस्तान तहरीक, अब दुख है बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको नोटिस सर्व करना, दूसरे बाद दूसरा नोटिस सर्व करना था, नहीं हुआ। यानी आप आ गए हैं गिराने के लिए, करने के लिए। मुझे बताएं इस तरह के ऑपरेशन आपने इस्लामाबाद में आज तक कितने किए हैं? मेरा एक सवाल है। और डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? आपके दौर में बेशुमार हुए। आपके दौर में बाय द वे नाजायज तजावुजात के खिलाफ इमरान खान साहब ने सबसे पहले अटैक इस्लामाबाद के ऊपर किया था। बेशुमार शादी घर गिराए, बेशुमार बैंक्वेट हॉल्स गिरे। देखिए मैं फिर देखें उसकी वजह है ना कि वो सारी इलीगल हो रहा था ना। ठीक है, ये इनकी हुकूमत रही। PDM 1 कब से आई हुई है? अप्रैल 2022 से आई हुई है ना। ठीक है, आज हम 2024 में बैठे हैं, तो पहले क्यों नहीं हुआ? चले पहले क्यों नहीं हुआ? टाइमिंग के ऊपर एतराज है ना। इनके दौर में नोटिस दिया, आपको टाइमिंग पे एतराज है? ना मेरी बात सब, हाँ जी, ना ये देखे ना, मेरी बात सुनिएगा। वायलेशन अगर हुई है तो वायलेशन कंपाउंड होती रही है। आप आज चले जाएं चक शहजाद के अंदर कितने फार्म हाउसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर किए हैं, कितने फार्म हाउस गिर गए। अगर वजीर कानून बात ये कह रहे हैं ना कि आप ये कहते हैं कि नोटिस हमें मिले ही नहीं, आपने तो आर्गुमेंट ही खत्म कर दिया ना कि नोटिस सानू मिले नहीं थे, हम क्या करें, हमारे पास तो नोटिस आया ही नहीं है, किसी और को एड्रेस होता है। आपने तो सर यही कहा है ना अभी। नहीं देखें राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मुनीब आप सारी बात को समझते हैं। बदनीति और क्या होती है, और ये याद कर लीजिएगा, अल्टीमेटली अदालतों के सामने जाना और ये चीजें एस्टैब्लिश हो जानी है। बिल्कुल ठीक है, आप जाएं, था कंपाउंड हो जानी थी। आप जाएं सर, आप जाएं, बिल्कुल जाएं, बट आबिद शेर अली साहब बात ये, आप जाएं, लेकिन आबिद शेर अली साहब बात ये है, और हुजूर वो कहते हैं ना, वो अभी देखे फराज साहब का कैसा शेर पढ़ा जनाब शिबली फराज साहब ने, वो कहते हैं कि चिराग सबके बुझेंगे, तो आपने तो चिराग बुझते हुए भी देखे हैं और जलते हुए भी देखे हैं, तो ये फस्तायत कर रहे हैं आबिद शेर अली साहब। बड़े अफसोस की बात है आप हुकूमत में आके। बहुत शुक्रिया। मैं तो पहले जो मुअज़्ज़ज़ आपके गेस्ट बोल रहे थे, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि इनके दौर में होता तो इल्लीगल चीज़ को ये लीगल करवा देते। जैसे बनी गाला की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को, जिसका नक्शा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो इन्होंने लीगल करवा कर साकिब निसार के ज़रिए बाकी सारे इस्लामाबाद को मलियामेट किया। खोकरों के घर को गिराया इन्होंने, ख्वाजा आसिफ साहब के घर को गिराया इन्होंने सियालकोट में, मेरे अपने ज़ाती प्लाजे को यहाँ पर पूरे फैसलाबाद को पता है। इन्होंने मीडिया को बुला कर हमारे घरों को मस्मार किया। ये अभी तो मातम कर रहे हैं, अभी थोड़ा मातम कर रहे हैं, इनको ज़्यादा करना चाहिए, गला फाड़ फाड़ कर करना चाहिए। इन्होंने मीडिया को एडवांस बुलाते थे कि जी ये ऑपरेशन फ़लान नून लीग के बंदे के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं, इसकी प्रोजेक्शन चाहिए, इसकी मीडिया हाइप क्रिएट करनी है। ये तो इस तरह इनके दिमागों में फस्तायत भरी थी, ये तो पैदा ही इंतकाम की आग को लेकर बढ़े। कभी इन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की बात की, इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको गोली लगा दो, उसके वो तो कहता था अपनी निजी महफिलों में कि अपोजिशन वालों को फांसी लगा दें। ये तो हिटलर थे, ये तो फ़िरौन थे। मुनीब साहब, इनको 3 नोटिस आए, ज़ाहिर है मेरे नाम की प्रॉपर्टी है, मुझे नोटिस आएगा, जिसके नाम की प्रॉपर्टी होगी वो लीज़ जिसको गई होगी, 3 नोटिस सर्व किए गए उनको, तो चौथे पे उन्होंने करा दिया। जिस तरह अभी आप खुद फरमा रहे थे कि इन्होंने आपने जो इनकी वो महात्मा की वो रिहाइश गाह थी मखमल की बनी हुई, उसके ऊपर इन्होंने कोई ईंट तक नहीं गिरने दी, बाकी इन्होंने इस्लामाबाद में। आबिद शेर अली साहब, मसला ये है, आबिद भाई, मसला ये है, बात सिर्फ एक इस घर पर या इस तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को गिराने की, CDA का कहना यह है कि हमने मुतअद्दिद नोटिस दिए, PTI कहती है हमें नोटिस मिला ही नहीं है। लेकिन मेरी यार सुन ले, वो कहते हैं कबीर राऊफ हसन साहब को आप ख्वाजा शराब भेज के ब्लेड मरवा देते हैं, वो कहते हैं नहीं आपने तो फस्तायत की हद कर दी है। ख्वाजा शराबी इन्हीं के कुंबे से हों, इनके अपने घर के हों, जो इन्होंने खुद ही भेज के अपनी वो मीडिया हाइप मीडिया सिंपैथी लेने के लिए कोशिश की हो, ये काम खुद ही कर सकते हैं। ये तो बड़ी इनसेंसिटिव बात है आबिद भाई, किसी को वो तो बेचारे उनको कितने जोर का लगा। मैं उस पे मैं देखे जो उसके ऊपर अटैक हुई, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत कर रहा हूँ, लेकिन ये कहे जी कि ये एजेंसीज ने करा दिया, ये फलान ने कह दिया करवा दिया बगैर किसी तहकीक के, आप इल्ज़ाम उनकी, ये फिर इन्होंने अफसार आलम को गोलियाँ नहीं मारी अपने दौर में? क्या इन्होंने मोहसिन बेग के को जलील नहीं किया? उनकी फैमिली के घर घुस के इन्होंने मोहसिन बेग के साथ ज्यादती की? क्या इन्होंने मतीउल्लाह जान को नहीं रगड़ा मारा? मुतअद्दिद सहाफ़ियों के साथ इन्होंने ज्यादतियाँ की हैं।
ये अपने दौर में, अपने वक्त में फिरौन थे, मैं आपको कह रहा हूँ, ये वक्त के फिरौन थे। ये अल्लाह की लाठी है जो इनके सर पे, मैं देखें तशद्दुद के खिलाफ हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं उस फेज से गुजरा हूँ। अल्लाह की लाठी है भाई। अभी आपने जेलें काटी कहाँ पे हैं? हमने तो जनरल मुशर्रफ का भी जुल्म सहे हुए हैं। हमने तो जनरल, मेरे वाले ने तो जनरल यही की जेलें काटी हुई हैं। आबिद भाई, अल्लाह की लाठी बेशक बेआवाज है, ये तो हक है, ये तो हक की बात है ना। नहीं, आपका कोई चीज हो तो आप सफेद मातम बिछा के बैठ जाते हैं, आप सब्र करें। पढ़ो कलमा यहाँ, नहीं, अल्लाह की लाठी है। आप फिरौन थे उस वक्त कि मैं ये कर दूंगा, मैं फलां अल्लाह की लाठी है। अब आपकी शक्ल अपनी देखी आईने में कि अल्लाह ने आपकी शक्ल पर गुस्तारा है, इतनी अल्लाह ने आपकी शक्ल पर गुस्तारा है, गुनाह समझ नहीं आएगी किसी को, एक करके आपके घर पे आता है, एक करके। आप समझते क्या कोई साकिब निसार बचाएगा? कतन कोई अगर बेशक सईद खोसा बचा लेगा आपको, कतन आसिफ सईद खोसा नहीं बचाएगा। क्या आप समझते कि अजमत सईद की अदालतें लगी हैं वहां पे? कोई अजमत सईद की अदालतें नहीं लगी हुई। आबिद साहब, इस वक्त तो कानून जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसकी वायलेशन कर रहा है ये। अच्छा, मेरी बात, इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो उन्होंने कानून बनाया। एक मिनट अजहर साहब, बारी पे बोले ये, अजहर साहब ऐसे बात नहीं। अजहर साहब, मैं गुजारिश करूंगा, आप अजहर साहब इनमें बर्दाश्त नहीं है, यही तो हम कहने की बात मुकम्मल हो जाए, फिर आप जरूर इनका बात चले, अगला दिन ना हो। ये तो खुद जनरल झूठ नहीं पैदावार थी, ये जनरल बाजवा की पैदावार थी। ये 35 पंक्चर गए, ये 50 पंक्चर लगवा कर आए थे। ये अपनी औकात भूल गए कि ये किस तरह इख्तियार में आए। अगर मैं लीडर इमरान खान, आज आबिद शेर अली साहब मेरी बात सुने, आज की अदलिया, कल इनके पल्ले कुछ था ना आज पल्ले है। बात की आबिद शेर अली साहब, आज इनके कानून के मुताबिक बात करेंगे। जिस जगह पर आज हम हैं, ये तो बड़ा तबाहकुन जगह है ना। इससे तो पाकिस्तान की सियासत वैसी सुकड़ रही है, और आपके बहुत से कुलीग ये कह रहे हैं कि सियासतदान ही खत्म हो रहे हैं या सियासत खत्म हो रही है जिस जगह पर ये लड़ाइयाँ चली गई। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, मैं वापस आता हूँ। इफ्तिखार साहब से जो मशवरा दिया जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को, और बहुत से लोग दे रहे हैं कि भाई यार ये कर लें तो इससे हालात बेहतर हो जाए। एक ब्रेक के बाद आप तलखी देख सकते हैं। दोनों मौजूद मेहमान हैं, जनाब आबिद शेर अली साहब और अजहर सिद्दीकी साहब। लेकिन मसला ये है कि ये शायद डिवाइड इतनी डिस्टिंक्ट, इतनी बड़ी हो गई है कि पता नहीं पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ें इकट्ठी दोबारा हो सकती हैं या नहीं। इफ्तिखार साहब, जो मशवरा मुस्तफ़ा कमाल साहब दे रहे हैं उनसे लगता है कि शायद ये एक सेन मशवरा है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। और मेरे दोनों मेहमान जनाब आबिद शेर अली साहब और अजहर सिद्दीकी साहब भी सुन रहे हैं। इफ्तिखार साहब, जहाँ हम खड़े हैं और जिस तरह आप देखें ना, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मोहसिन अख्तर ख़यानी साहब की अदालत के अंदर जो ऑनरेबल जज साहब की तरफ से रिमार्क्स थे, हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के उन्होंने तो खिताब किया ना, तो वो हम उस पर बात कर सकते हैं। और इतनी जहाँ सियासी लड़ाई इस हद, इस नहज की हो, आपको क्या इकनॉमिक तरक्की नज़र आती है मुल्क के अंदर? सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई तरक्की हो। और जो साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जारी है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश 2011 से जो शुरू हुई ये चल रही है। 3 महीने इलेक्शन को हुए नहीं, और कहानियाँ आप सुन लें। और जो जज का आप हवाला दे रहे हैं, पता नहीं मैं तबसरा करूं तो फिर कंटेम्प्ट लगेगी, ये क्या होगा। वो कौन है इस किस्म की बातें करने वाले? उनके पास क्या सबूत है? अगर वो इतने बड़े जज हैं और वो बिलीव करते हैं अपनी अथॉरिटी पे, तो उनको तलब करें जो उनको दबाव डाल रहे हैं। ये बातें क्या हुई? वो सियासत कर रहे हैं, सियासी बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने ज़मीनी खुदाओं का जिक्र किया। भाई ज़मीनी खुदाओं को बुलाएं ना, हमें बताएं वो ज़मीनी खुदा कौन से हैं। ये तो गलत है। वो सियासत कर रहे हैं, सियासी बयान जारी कर रहे हैं, किसी अफसाने का हिस्सा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, ज़िम्मेदारी का सबूत दें हम सब। और अगर हम सब ने ज़िम्मेदारी का सबूत न दिया तो ये बात बिल्कुल ठीक कही है इसने कि ज़वाल पजीर तरफ हो जाएगी हर चीज़। फिर क्या करेंगे? मुझे बताओ, जज का क्या काम है इस किस्म का बयान जारी करे? लेकिन वो कहते हैं ना कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। बोले ना, कौन दबाव डाल रहा है मेरे दोस्त? हुकूमत डाल रही होगी। नाम लें, क्यों डरते हैं?
मतलब आप कहते हो बुलाएं, इस तरह के बयान ना दें, बुलाएं। देखो ये जो हम जेरे बहस नहीं ला सकते मामला जो एक और हाई कोर्ट का क्या था, अब तुम्हारे पास एक अख्तियार है, तुम अगर उस अख्तियार को इस्तेमाल ना करो, सियासत करो और बयानबाजी करो और लोगों की महफिलों में बैठ के कहानियाँ सुनाओ, तो ये तो गलत है। तुम्हारे पास एक अख्तियार है, उस अख्तियार को एक्सरसाइज करो। जब तुम अख्तियार को एक्सरसाइज करो, उसके रास्ते में रुकावट आए तो दुनिया को समझ आ जाएगी तुम एक अख्तियार एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें रुकावट आई है। अजहर सिद्दीकी साहब, मसला ये है, अजहर साहब ज़रूर आप जवाब दीजिएगा, मेरा सवाल भी ज़रा ले लीजिए। देखिए ये अच्छा मशवरा है, आपकी जमात, आबिद शेर अली साहब की जमात एक दूसरे से माफ़ी भी मांगे, एक दूसरे को माफ़ भी कर दें और आगे चलें। जब एक हुकूमत वक्त है ना, हुकूमत वक्त ने किस मौके के ऊपर हाथ आगे बढ़ाया है, अगर इसी बात को ले लें, इफ्तिखार भाई मेरे बड़े भाई हैं और बाकी मैं लोगों के झूठ बातों पर यकीन नहीं रखता। इफ्तिखार जो आबिद शेर अली ने बातें की है मैं उसका भी जवाब दूंगा आराम से, बड़े आराम से मैं एक बात का जवाब दे दूंगा। वो क्या कर रही है, घर तोड़ रही है, नोटिस नहीं हुए। वो क्या कर रही है, इमरान खान के ऊपर हैदराबाद साजिश का केस कर रही है। वो क्या कर रही है, वो FIA के प्रोसिक्यूटर, वकील, मेरे से क्या कहानियां सुनेंगे आप। वो क्या कर रही है, जजीज़ों को धमका रही है। अहमद फराद शाह का केस का जो ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, वो क्या कर रही है। अब ये सारा कुछ रह गया है, यानी यहाँ इफ्तिखार भाई ने तो आराम से कह दिया ना कि जजेस क्या करें। मैं जवाब दे देता हूँ। DC इस्लामाबाद को तौहीन अदालत में सजा हुई, सस्पेंड होगी ना। आप जरा गौर तो करें ना इस बात को। मुल्क में कानून है ये नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं कि मुल्क में कानूनी कोई ना, सिर्फ कानून वो जो आपको पसंद हो, ऐसा नहीं होगा। बोला नहीं, ऐसा नहीं, आपने बात की है कि DC को जवाब दे दूं, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। इस तरह नहीं, इस तरह मजा नहीं आएगा। मैं मजा लेने नहीं बैठा, मैं मसले को हल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह से पीछे चले। आपके झूठ बेनकाब करूं, फिर मैं आपके झूठ बेनकाब करूं। आप क्यों मजबूर कर रहे हैं मुझे इस बात करने के लिए? क्या मैं कह रहा हूं मुझे जवाब दे लेने दें। अभी इन्होंने शायद सुना नहीं है, इन्होंने फैसल वाडा की जुबान नहीं सुनी, जो सेनेट के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो गाली नहीं कर रहा, जो नंगी गालियां दी हैं, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। सुन लेना फिर, अभी सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा ना। ताली एक हाथ से नहीं बचती। उसके बाद जितने लोग आए, जो जुबान इस्तेमाल की, पार्लियामेंट बैठ के आर्टिकल 66 कहता है जजेस के कंडक्ट के बारे में बात नहीं करनी जी। आप तो खुद कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, आप तो खुद हजारों को आपस में लड़ा रहे हैं, खुद लड़ा रहे हैं। अब आए आगे बातें की तरफ, यानी हम बैठ के जस्टिस साकिब निसार ने गिराया, उसने गिराया, कौन से गिराया? जस्टिस साकिब निसार का अकेला कोई ऑर्डर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके पास आज भी पड़ा है, जाएं जाकर रेमेडी लें। किसने कहा है? हमारे पास तो या तो ना कि कोर्ट ने ऑर्डर किया घर गिरा दें जाकर, तो फिर गिरा दें। ये जो खोखरे पैलेस की बात कर रहे हैं, आज भी जाकर देखें इस तरह कब्जे किए हैं। लोग तंग थे, हमें तो पता है सारा कुछ सामने, हमने वो सारा कुछ देखा हुआ है। मेरी बात सुने, यहाँ भी एक दरखास्त है, पता नहीं है सही है या नहीं। अजहर साहब, आप मोहतरम हैं, बट यहाँ भी दरखास्त है अहले मोहल्ला की जानिब से कि जी यहाँ पर बड़ी अफरा तफरी मची होती है, जहाँ तहरीक इंसाफ का दफ्तर है, असले वाले लोग फिरते रहते हैं, अहले मोहल्ला बड़े तंग है। वो दरखास्तें तो सर वैसी आ जाती हैं, फिर आपको पता ही है। देखिए मैं बताऊं, उसका रेमेडी अवेलेबल है। मैं आपको क्या बताऊं, ये अपना जो रायवंड के ज़मीनों पे कब्जा का वो जो एंटी करप्शन के केसेस जब आप देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे किस तरह जगह काबू नहीं है। मैं नहीं बातों में जाना चाहता। मैंने कहा तस्वीर की बात कर ले, आप आपस में एक दूसरे को माफ करने की और माफी देने की बात कर ले यार, ये कर ले सर। उसकी वजह आपने नहीं एक बार हाफिज भाई आर्गुमेंट तो हर एक देना है ना। मुनीब इनको आपने इख्तियार दिया जिसकी मर्जी से नहीं आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड करें आबिद साहब, बिल्कुल करें। 1 मिनट उन्हें बात मुकम्मल। जी आदिल साहब, इन्हें देखे ना, इन्हें मिसाल का तौर मैंने जैसे कहा ना, मैं बता रहा हूँ, कोई एक मौका बता दें। मुनीब मौलाना फजलुर रहमान के साथ गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान के पास गए हैं, के पास गए हैं, सनाउल्लाह जारी वगैरह सबके पास हम सबसे बैठ रहे हैं, सबसे गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ लेकर हाथों में यानी बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि हमें एक इल्जाम लगाया जी एस्टैब्लिशमेंट के सर पे आए हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट के सर पे आए हैं, अगस्त 2018 में आए, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि राब्ता हो गया। अच्छा चले ये मसला हल नहीं है, चले अच्छा चले ओके। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुनीब, मैं आपको वाज़ेह तौर पे एक बात कह दूँ, समझौता सियासी होगा और अगर नहीं हुआ तो ये सब भुगतेंगे। बट आबिद शेर अली साहब,
अजहर साहब को तो मेरी बात शायद इम्प्रेस नहीं वो इससे हुए। मैं जब तस्वीर की बात करता हूँ, सर माफ़ी दे दो, माफ़ी मांग लो, को हालात बेहतर कर लेना, ये लड़ के तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुनीब भाई देखे, इन्होंने नसा के तो मरते नहीं पे, आपे नसी जान लगे। हमारे पास इतना टाइम क्या, हम तो इकॉनमी को बेहतर करने लगे। शहबाज शरीफ साहब बेचारे खुद तशरीफ लेकर गए, खुद उन्होंने सरमायाकारी लाई, हौसला जिन्ना भी हंसना हासा जरा बंद हो जाता। उन्हें बात ये है कि सरमायाकारी ला रहे हैं मुल्क में। ये बैठ जाए टेबल पे, पार्लियामान में बैठे हुए इनके मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली बैठ जाए टेबल पे, बैठ के बात करें, कोई SOPs बना लें, कोई लॉज बनाएं। अगर लड़ाई करनी है तो गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि इनकी फजूल लड़ाई का जवाब देते रहें हर चीज़ पे। हम इस वक्त मुल्क को आगे लेकर जाने चाहते हैं। देखें, अगर आपने मुल्क नहीं चलने देना, ना चलाने देना, मेरी वारी नहीं तो किसी की वारी नहीं, तो हमने पीपल्स पार्टी के दौर में भी 5 साल उनको हुकूमत करने दी। इन्होंने भी अपनी हुकूमत 3.5 साल की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, ये उड़ गए, फिर उन्होंने रिज़ाइन दिए। हमने तो इनको कुछ नहीं कहा था कि आप ऐसे करें, पंजाब हुकूमत हमने तो नहीं कहा था इनको छोड़ें। तो ये खुद इन्होंने अपनी बेड़ियों के अंदर पत्थर डाले हैं। मुनीब साहब, हम आज भी टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के लिए। देखो मेरे दोस्त मुनीब, जो इलेक्शन हुआ ये ऑफर दी गई कि PTI गवर्नमेंट फॉर्म करे, ठीक है, ये दी गई या नहीं दी गई? पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड पे दी गई ना, बिल्कुल। तो फिर व्हाट एल्स यू वांट? ठीक है, मतलब इससे ज्यादा ऑफर को रिजेक्ट कर, नो ऑफर को रिजेक्ट करना और चीज़ है। सवाल है नीयत देखनी है कि नीयत क्या थी। एक ऐसा मुल्क जिसमें इक्तिसादी बदहाली है, उसको बेहतर करने के लिए सबको चलना होगा, वरना सब खड्डे में जाएंगे। ये जो ख्याल है ना कि डिफॉल्ट हो गया तो तुम बच जाओगे और मैं बच जाऊंगा, नहीं जनाब, डिफॉल्ट हुआ सब खड्डे में गिरेंगे। इफ्तिखार भाई 85 से यही कुछ हो रहा है। ठीक है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। जवाब दे दें सारे 85 तो लेके 2024 तक किसी न किसी आसमान से नहीं लेकर आए। अच्छा, क्या तबाही की मुल्क की? आटा सस्ता कर दिया, तबाही की। चीनी सस्ती की, तबाही की। हमने महंगाई कम कर दी, तबाही की। क्या किया? डॉलर तुम लोगों ने बढ़ाया आगे। मुनीब साहब, ये हैं वो लोग शरारती फितने जो नहीं चाहते कि मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क के अंदर अमन हो। 17 में ना इसको अलिफ का पता, ना बे का पता, 2000 ना इसको पता बे किधर है, ना अलिफ किधर है। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, बहस काफी तलखी भी हो गई है, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। आबिद साहब, अगर आप ये कहते रहेंगे कि ये मकाफाते अमल है या खुदा की लाठी बेआवाज़ है और अल्लाह की लाठी है, मसला ये है कि फिर वही उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये तो फिर आप पर भी आ सकता है। आज हमारे वो कहते हैं हमारे साथ आप जुल्म कर रहे हैं, तो कल ये जुल्म आप पर होगा। मुनीब भाई, हमने तो इनको पार्लियामान का फोरम दिया है, बैठ के वहाँ पे गुफ्तो शनीद पार्लियामान के अंदर होती है। इनके लीडरान बैठे हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। क्या ऑफर क्या करते हैं? चलिए आज बताइए यार, बाजवे को तू की कर लेता है बाजवे का। ये लोग हैं, मैं इसकी बातों को क्या जवाब दूं मुनीब भाई? अब ये लोगों को क्या जवाब दिया? तू फिर क्यों बाजवे के कंधे पे बैठ के मांग ले माफी कौन से? आप क्यों फैज अमीन के कहने पे संगियां चलाते रहे, माफी मांगी कौन से? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੁਛ नहीं, अभी पाकिस्तान की आवाम को देना, तानू की देना। फार्म 45 हुकूमत कायम रहे। थोड़ी हुकूमत नहीं मांग सकते। तू की कर लेगा? साडा हुकूमत है तो तू की कर लेगा? ओहो, इस तरह आप क्या कर रहे हैं यार? हुकूमत है, कर लो जो करना है। फजलुर रहमान को आगे आप कमाल करते हैं यार। ये बोली जा रहा बात ये है कि मेरा मकसद ये है कि आप लोग आपस में इस लहजे में आपने स्पीकर को बिठाया हुआ कि जो मर्जी बोली जाए। नहीं, बात ये है आप सबका साहब हमारे सीनियर हैं, हम उनकी सब इज्जत कर, ये हर उनकी भी बात में बोलता है, ये मेरी भी बात में बोलता है। अच्छा, नहीं, हमने इनकी बात काटी। जब झूठ बोलोगे मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? और तुम सबसे बड़े झूठे तो आप हैं। तुम नहीं, आप झूठे झूठों के बाप हैं आप। ओ भाई, झूठ बोली जा रहे हो। तुम बताओ तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? मेरे तू ना कर, तू आगे मैं जितना मर्जी सवाल कर, टाइम नहीं है जवाब देने का। बात सुन ले, मेरे को टाइम नहीं है तेरी गल का जवाब देने का। ठीक कर रहे हैं, तेनू जवाब दे, कैसे करोगे? वो ते फाने खा लेंदा नहीं, तेनू मैं जवाब दें।
मेरी बात सुने, अजहर साहब का ये कहना है, आबिद शेर ना अली ये साहब, इफ्तिखार भाई को बात करने देते हैं, आबिद साहब इसको खत्म करना है ना कहीं। उनका ये कहना है कि भाई अगर आप पार्लियामान के अंदर बात करते हैं तो बात करने के लिए क्या है? मैं बताता हूँ क्या। हाँ, मैं बताता हूँ क्या। अच्छा जी। देखें, पार्लियामान से बड़ा कोई फोरम नहीं होता। जो भी आपके इतराज़ात हैं वो आप फोरम पे लेके आएँ और टर्म जो आप तय करना चाहते हैं। देखें, जो स्पीकर का रवैया था बड़ा पॉजिटिव था। जब कमेटियां बनाई जानी थी अच्छा तो स्पीकर ने एक बहुत पॉजिटिव रवैया अख्तियार किया जिसको सबने कबूल किया। ये रवैया आगे जाना चाहिए। सूबाई असम्बली पंजाब में भी अब लोग आपस में जो बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं पंजाब की हुकूमत पर। देखिए, ये पार्लियामेंट होती इसलिए है, झगड़े के लिए नहीं है। हमें हल निकालना है इन्हीं सारी मामलात में से। और अगर एक बात नहीं तय कर पाए ना आप पॉलिटिशियन आपस में, तो मैं आपको बड़ा अफसोसनाक होगा मेरे लिए कि फिर पॉलिटिशियन के हाथ में बात रहेगी नहीं, अफसोस की बात हो। अच्छा चले, तलखी के साथ तो ख़त्म नहीं करना चाहिए, लेकिन आबिद शेर अली साहब, कोई एक अच्छी बात जो आप तहरीक इंसाफ के हैं तो आप सारे सियासत के अंदर ही, तो कोई अच्छी बात, कोई एक दूसरे से तस्फिये की बात कर लें। अगर वो माफ़ी मांग लें तो आप भी माफ़ी मांग लें कि आप आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। वही कि आप उनसे बाजवा साहब के साथ आने की माफ़ी मांगते हैं, चाहते हैं। हम जमहूरी लोग हैं, हम चाहते हैं कि पार्लियामान के अंदर चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाए, ठीक है, SOPs बनाए, लॉज में अमेंडमेंट्स ला के इलेक्शन लॉज बनाए ताकि ये रफड़े ख़त्म हो जाएं। ठीक है, वही एक फोरम है जिसके ज़रिए बातचीत की दरवाजे खुले हैं, आगे जा सकते हैं। सियासत करने को बहुत टाइम है, रियासत बचे, पाकिस्तान की मईशत बचे, उसमें हमने, आपने, अजहर साहब, सब ने रहना है। बिल्कुल तो बेहतर है कि बेहतरी का रास्ता निकाला जाए। लड़ाई करेंगे तो लड़ाई का नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। अजहर साहब इसको अगर कंक्लूड कर पाए प्लीज। अच्छा देखिए, मैं बताऊं ना, वो रिटोरिक कहने के आके ऐसे बात करना, पार्लियामेंट में क्या करना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, वो सिर्फ चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है इस मुल्क का। यानी इलेक्शन एक्ट में तरमीम पहले भी हुई, क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कर रहा है। यानी ये जो बातें कर रही है ना, इस पार्लियामेंट में बहुत सी जमातें नहीं हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, ये जितने मामले हैं कुछ अदालतों के अंदर हैं, कुछ पार्लियामेंट में क्या करना है, पार्लियामेंट में कानून साजी होनी है, और क्या होना है पार्लियामेंट के अंदर। साहब अगर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ एक बात को ज़हन में रख लिया जाए। इमरान साहब कल रिहा हो जाते हैं टुमारो, और वो किसी ज़िमनी इंतखाब में इलेक्ट हो जाते हैं तो पार्लियामेंट में जाएंगे ना, सही बात है। तो 92 लोगों के साथ मिलकर 93 हो जाएंगे ना। यही एक रास्ता इमरान खान के पास है। और दूसरा रास्ता जो है, और तो कोई नहीं है, रास्ता एक ही है, इमरान कल सुबह रिहा हो जाते हैं बाइज्जत तौर के ऊपर, उनके मुकदमात खत्म हो जाते हैं। आप सियासतदानों से बात करें ना, आप क्यों कहते हैं, इमरान खान साहब क्यों कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है? सुने ना, मेरी बात सुनिएगा। ये इसका मतलब तमाम सियासी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाके जमहूरियत में निकाला था, पार्लियामेंट में नहीं तय हुआ था कि जितने इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट या बाकी मामलात को अपने इदारे कार में रखना है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जगह चार्टर ऑफ पाकिस्तान साइन होगा। इमरान खान भी उस चार्टर का हिस्सा था। इफ्तिखार भाई से एजुकेट करें मुनीब साहब के, इमरान खान भी उस चार्टर का हिस्सा था। चार्टर ऑफ पाकिस्तान सियासतदानों से बात करके होगा, आपके अच्छे लगे लेकिन सिर्फ सियासतदानों के साथ बात करके होगा, बाकी किसी के साथ बात करके नहीं होगा। शायद पाकिस्तान की सियासत का आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि अगर सियासी जमातें सिर्फ आपस में गुफ्तगू करें, इस्टेब्लिशमेंट को फरीक ना ही बनाएं, ना ही इस्टेब्लिशमेंट के पास जाएं। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।